तो इस आर्टिकल में ये मुद्दा है कि अगर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी प्रॉपर्टी को सीज करती है तो सीज करने का मीनिंग क्या होता है। इसमें बताया है कि क्या उस घर में जिसको सीज किया गया है क्या वो नहीं रह पाएंगे। तो तो इसमें क्लियर किया गया है बात कि सीज करने का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें कोई रह रहा हो उसमें वो रह नहीं पाएगा, उसमें वो रह पाएगा। और क्योंकि जनरली उसमें अपील में उस प्रॉपर्टी को यूज करने का परमिशन मिल जाता है। दूसरा बात कि अगर कोई बिजनेस चल रहा हो कहीं पर और वो बिजनेस प्रॉपर्टी को अगर सीज कर लिया जाए तो वो बिजनेस नहीं रुकता, वो बिजनेस अपना चलते रहता है। लेकिन वो जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होते हैं वो ईडी के हाथ में जाते हैं, जो प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस नहीं बंद किया जाता। उसी तरह से इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्हीकल वगैरह को अगर सीज किया गया हो, वो आप लोगों को ही पता है। तो ये जो व्हीकल होता है ये वेयर हाउस में रहता है। ये वेयर हाउस का पैसा जो होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसका रेंट जो है ईडी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को देती है। और चूंकि केसेस कई साल चलते रहते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी तो गया और गाड़ी का वैल्यू से ज्यादा वैल्यू ये रेंट में ईडी दे देती है। वो तो सरकार करती ही है, आपको पता है। आप थाना वगैरह में देखिएगा कितने सारे गाड़ी जो होते हैं वो सड़ रहे होते हैं। तो बाकी ये समझने लायक है, ऐसा कुछ खास है नहीं, तो आप इसको पढ़िएगा। अगला है हमारा, आप लोग बता सकते हैं कि अभी इलेक्शन हुआ कश्मीर में। ये किस चीज के लिए इलेक्शन हुआ, हाथ उठाइएगा। एक हाथ उठा है। अमर बताइए। सर वार्ड सदस्य के लिए, नहीं वार्ड परिषद सर। नहीं नहीं, वार्ड तो एक अलग अलग चीज हो गया ये। पूजा। सर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए। हाँ, ये जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इलेक्शन हुआ है। तो ये इलेक्शन में कौन जीता है, किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो हाथ उठाइए। मतलब कौन पार्टी जीती है? अमर बोलिए। सर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी है। हाँ, दैट इज करेक्ट। बीजेपी जो है ये लार्जेस्ट पार्टी बनी जरूर है, लेकिन बीजेपी को नहीं बोल सकते जीती है। एक्चुअली इसमें जीत जो हुआ है इट इज ऑफ गुपकार अलायंस। लार्जेस्ट तो जरूर है बट जीत जो हुई है वो गुपकार अलायंस का हुआ है। और बीजेपी का जो ये लार्जेस्ट पार्टी वाला है ना, उसको एक्चुअली पेपर वाले लोग वो बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। क्योंकि करीब करीब 15 जो काउंसिल्स बनेंगे, उस काउंसिल्स में 12 to 13 काउंसिल्स जो होंगे वो गुपकार अलायंस के पास जाएंगे। तो ये थोड़ा ये भी बात बता दे रहे कि ये मतलब उसका जीत को उस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे उसका मतलब लार्जेस्ट पार्टी है, बट उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि आउट ऑफ 20 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगी उसमें 12 to 13 डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो चले जाएंगे गुपकार अलायंस के पास। और भी कुछ जो सीट होगा स्विंग सीट है वो इंडिपेंडेंट्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल को ताकि समझ पाए।
गुपकार अलायंस आप लोगों को पता है। और डेमोक्रेसी में जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल सा बात है कि वो लोग टेररिस्ट तो नहीं है। ये जो इलेक्शंस होते हैं वो इंडियन सिस्टम में होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं। तो ऐसे लोगों को विलिफाई करना और विलिफाई करके बोलना कि ये गुपकार गैंग है, ये कौन बोला है? तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। गुपकार गैंग, ये एक नया ट्रेंड है इंडिया में कि जो भी अपोजिशन है, अपोजिशन के को वही हम आप लोग कई बार इसके लिए वोट देते हैं, दैट इज डीह्यूमनाइज, कि पार्टी नहीं है, गैंग है। तो गैंग सुनते ही क्रिमिनलाइज कर दिए। मीडिया भी बोला है, जब होम मिनिस्टर खुद ही बोलेंगे तो दूसरा और तो बात है, जो कि फॉरेन ट्यून पे नाचते हैं। ये तो जो भी इंडिया में अपोजिशन है वो सब पाकिस्तान का फ्रेंड है। खैर, तो खैर, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ, इट द क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी वाली गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इलेक्शन हुए। और अगला बात ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट थी उसका दिमाग में था कि जो अपोजिशन होगा इट इज गोइंग टू बैकआउट द इलेक्शंस। अगर ये इलेक्शंस को बैकआउट किए होते तो फिर बीजेपी को सारा का सारा सीट मिल जाता। लेकिन जो अपोजिशन है वो अपोजिशन इस में नहीं पड़ा। मतलब सीधा सीधा विक्ट्री को हैंड ओवर वो बीजेपी को नहीं किया, और ये लोग अलायंस बना ली है। और वैसी पार्टियां अलायंस बना ली जो पार्टियां बिल्कुल कश्मीर में देखा जाए तो एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो वो बीजेपी का ये जो था कि बैकआउट हो जाएगा, ये तो सक्सेस नहीं ही हुआ। प्लस सारी पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां जो मिल गई, वो मिल गई तो इससे भी नुकसान हुआ। मतलब फिलहाल बीजेपी का वो चीज नहीं हुआ जो चाह रही थी। हाँ, एक बात जरूर हुआ कि कांग्रेस जब गुपकार अलायंस का साथ देने का बात की तो बीजेपी इतना हमला शुरू कर दी उसके ऊपर में कि विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस मिली हुई है कि ये कांग्रेस जो है ये इस अलायंस से बाहर होगी। खैर, तो एक और भी अच्छा बात हुआ इस इलेक्शन में कि मिलिटेंट्स जो है वो अक्सर पोल बैकआउट का बात करते हैं, लेकिन इस बार पोल बैकआउट का बात नहीं किए। स्टिल चूंकि वहाँ कर्फ्यू है, लाइफ नॉर्मल नहीं है, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं रहा। बट ये देखा जाए तो ये 370 हटाने के बाद ये फर्स्ट इलेक्शन है। और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का शुरुआत है, जिसको कि हम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी समझना चाहिए कि जो वहाँ के लोग हैं वो कश्मीर वैली के लोग खास करके, कि वो गुपकार अलायंस का जो मैनिफेस्टो था उसके साथ में है। आगे बढ़ते हैं पीएम वानी। तो पीएम वानी का फुल फॉर्म किसी को याद है क्या? पीएम वानी किसी को भी? अरे सब याद रखना पड़ेगा, ये तो पिछला बार का ही न्यूज है। क्या क्वेश्चन सर? पीएम वानी का फुल फॉर्म वो फुल फॉर्म नहीं आता सर। यही तो मुश्किल है। काजल बोलिए। एग्जैक्ट याद नहीं है, पर पीएम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क और आई नहीं यार। सुजाता क्या बोल रही है? सर आधा याद है, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क। वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक, वायरलेस, ये सब याद कर लीजिए आप लोग। वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये जो है, अब हमको पूछना पड़ेगा और क्वेश्चन, ये जो है थोड़ा कौन इसके बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये हम बता रहे हैं। आप लोग इसका मतलब रीडिंग जो है कैजुअल कर रहे हैं, कैजुअल।
अच्छा, कोई बता सकता है पीएम वाणी के बारे में कुछ? काजल बोलिए। तो इसमें ये था कि कोई भी जैसे राशन शॉप होता है वैसे कोई भी एक सर्विस मतलब प्रोवाइडर की तरह काम करेगा और वहां से हम लोग एक्सेस ले सकते हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अनिमेश क्या बोल रहे हैं? घर के बाहर वाईफाई एक्सेस मिलेगा। नहीं, ये यूपीएससी लायक कुछ नहीं रहा, ये नहीं, मजा नहीं आया। घर के बाहर जैसे किसी कोई बंदा घर के बाहर जा रहा है तो वहां पे उसको इंटरनेट एक्सेस समझ गया, करने लेकिन अब बोलिए बोलिए के चल। लिए कोई एक आवाज कट गया, आवाज कट गया। सुजाता कोई बोलिए। एक पर्टिकुलर जैसे एक बंदा कुछ नहीं है, सुजाता बोलिए। सर बस हमको इतना पता है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है सब जगह अवेलेबल रहेगा, जिसको भी एक्सेस करना हो वो मतलब एक्सेस। ये यूपीएससी में कहाँ चलेगा ये? ममता बोलिए। मतलब होगा उसमें क्या होगा, जैसे 5 वाईफाई रहेगा वहां से। हाँ बोलिए। हम अच्छा, एक मिनट हम अनिमेश को म्यूट करते हैं। अनिमेश का आवाज जो है वो न मेरा आवाज सुन रहा है न उसका आवाज हमको आ रहा है, और न ये म्यूट हो रहा है। हाँ म्यूट हुआ। हाँ ममता आप बोलिए। हाँ सर, वो बोल रहे हैं कि वो जैसे पान दुकान शॉप होता है उस तरह से शॉप में रहेगा। वहां जैसे हम पैसा दिए और वो मेरे को वाईफाई का वो पासवर्ड दिया और जो भी हो वो वाईफाई हम एक्सेस हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो अगर रेंज से चले जाएंगे तो दूसरा उस तरह से। नहीं छोड़ दीजिए। सुजाता क्या बोलना? तो वही किराना दुकान और पान दुकान का बात ही आता है। देखिए, जब तक आप 3 बातें नहीं बोलेंगे ये कंप्लीट नहीं होगा। कैजुअल रीडिंग छोड़ दीजिए, ठीक? इसमें एक होगा पीडीओ, ठीक है? सर इसके पीडीओ तो बोले हम। अच्छा, आपका आवाज कट गया होगा, हमको नहीं आया आवाज, ठीक? 2 बार बोले पीडीओ। तो आप माइक्रोफोन लेट से ऑन किया है, बोलने के बाद ऑन किया है। पीडीओ होगा, पीडी और क्या होगा? अच्छा ममता बोलिए, अब क्या लिख रहे हैं? ममता। सर नहीं पता। सर पीसीओस। नहीं, पीसीओ नहीं होगा। मीरा बोलिए। सर पीडीओए एग्रीगेटर। ओए, चलिए अभी ममता को एक और मौका देते हैं। और सोच रही है कि शायद हम नहीं सुनते हैं बात। हाँ, तीसरा कौन है प्लेयर? ममता। सर नहीं पता। अच्छा, और कौन बताया थर्ड प्लेयर? मीरा बोलिए। सर जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। उसको प्लेयर में नहीं गिन रहे, ऑलरेडी पुराना प्लेयर है। नया प्लेयर कौन आया हुआ है? नया प्लेयर जो है दैट इज ऐप प्रोवाइडर। ये सब देखिए, यूपीएससी है तो डिटेल्ड ऐप। ये 3 प्लेयर्स है, ये इसका नाम बोलना पड़ेगा, इम्पैक्ट तभी आएगा। पीडीओ जो होंगे वो लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी देंगे। यहाँ पर जो लोग होंगे, यहाँ से जो वाईफाई का सिग्नल जनरेट होगा उससे ये लॉगिन कर जाएंगे। आगे बताइए पीडीओए क्या करेगा? कौन बोल रहे हैं? पीडीओए का काम बोलिए। अमीरा बोलिए। सर हम लोग पीडीओ में जाके वाईफाई मतलब वहां से लेंगे। पीडीओए का बताइए। पीडीओ हो गया। पीडीओए ओ पीडीओ को प्रोवाइड कर, जो पीडीओ है ना उनको कुछ प्रोवाइड करेगा वही वाईफाई का।
अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक बार स्मृति से पूछते हैं। स्मृति, ये पीसीओ बोल रही थी, पीसीओ क्या होता है? तो ये तो पब्लिक कनेक्शन ऑफिसेस ही है ना, जिनके थ्रू पीडीओस आई थिंक काम करेंगे। पीसीओ जो था ना पहले होता था, अगर आपको याद होगा, जो दुकान में जो लगे रहते थे ना वो लैंडलाइन फोन, जहां से कभी हाँ। आप बात की होंगी, दैट वाज पीसीओस। वो पब्लिक कॉलिंग ऑफिस होते थे, वो जो बीएसएनएल कनेक्शन रखते थे और हम लोग कॉल करके पैसा दे करके आ जाते थे। तो देवर पीसीओज। पीसीओज खत्म हो गए जब से मोबाइल आया, और पीसीओ का मॉडल पे ही पीडीओ है। पीसीओ के मॉडल पे जो पहले पीसीओ था अब वो पीडीओ है। पहले वो फोन करवाते थे हम लोग, कई बार अगर आप लोग का लाइफ में ऐसा हुआ है, लाइन लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, वो हटेगा तो हम भी घुस करके फोन करेंगे, देवर पीसीओ, वही हो जाएगा पीडीओ। और ये एग्रीगेटर जो होंगे ये अकाउंटिंग का काम करेंगे। बहुत सारे पीडीओ एक एग्रीगेटर के नीचे रहेगा, एक एग्रीगेटर के नीचे पीडीओ रहेगा, और कई सारे सोचिए 50 पीडीओ, उसको एक पीडीओ ये रहेगा, उसको अकाउंटिंग वगैरह करेगा, कितना पैसा आया कितना गया, वो आईएसपी से पीडीओ ही खरीदेगा डेटा, और वो पीडीओ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हो गया। और ऐप प्रोवाइडर जो होगा, जो ऐप बनाएगा इस काम के लिए कि वो पीएम वानी कंप्लायंट अगर वाईफाई नेटवर्क कहीं पे है तो उससे वो जुड़ सके। तो ये है हाल हमारा वाईफाई का, ये जो वाईफाई कनेक्टिविटी है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि ये सिस्टम, थोड़ा अपने बारे में सोच करके बताइएगा, क्या ये सिस्टम इंडिया में सक्सेसफुल होगा? होगा तो कहाँ होगा, और नहीं होगा तो कहाँ होगा? कहाँ नहीं होगा, या फिर कुछ भी? अनिमेश। दिल्ली जैसा जगह जहाँ पे फ्री पब्लिक वाईफाई है वहाँ पे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पैसा ले रहा है। अच्छा, तो कहाँ सक्सेसफुल होगा? जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन चाहिए इंटरनेट का, वहाँ पे। देखिए, यहाँ पर एक राइटर एक बात उठाया है, वो बात सोचने से ठीक लग रहा है। हम लोगों का अगर एरिया में, यहाँ पर मेरे एरिया में अगर ये वाईफाई आ जाता है तो नहीं लगता है कि कोई सक्सेसफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के डेटा का इंडिया में रेट इतना कम है कि लोग चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अपना मोबाइल का डेटा खत्म होगा तब तो फिर सोचेंगे ना कि उधर लॉगिन करें। तो इंडिया में ये मतलब इसका वहाँ पे चांसेस बहुत कम है जहाँ पर नेटवर्क है, क्योंकि डेटा रॉक बॉटम में है। तो स्टेशंस पे गूगल, हम दिखा रहे डेटा, गूगल जो है वो रेलवे स्टेशंस पे 400 रेलवे स्टेशंस पे ये 1000 पब्लिक और अनदर पब्लिक प्लेसेस पे 1000 ऐसे वाईफाई लगाई थी, बंद कर दी। इसी साल बंद हो गया, 15 में लगाई थी और 20 में बंद। इसी तरह से एक फेसबुक का है एक्सप्रेस वाईफाई, इसका बारे में हम लोग को पता नहीं है कि है क्या, कहाँ चलता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल का डेटा काफी सस्ता है। तो फॉरेन कंट्रीज में ये चलता है, यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा थोड़ा बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, उस एरिया में, गांव वगैरह में जहाँ नेटवर्क नहीं आता है वहां पर हो सकता है कि ये चले। और सिक्योरिटी का तो कंसर्न है ही, वो पहले ही आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग सफिशिएंट लोग हैं, ये भी बता दे रहे हैं कि आज शाम को ममता क्लास लेगी। इस जो 15 डेज का है हमारा फोर्टनाइटली, ये खत्म हो जाएगा। कल आप लोग को छुट्टी दे देंगे, परसों आप लोग का टेस्ट होगा एज यूजुअल, आप लोग को पता है। और उसके बाद हम लोग वीकली मोड में शिफ्ट कर रहे हैं। हो गया फोर्टनाइटली क्लास खुलने वाला है, जैसा वीकली होता है तो थोड़ा पहले से ही वीकली पकड़ ले रहे हैं। तो अब इसके बाद वीकली होगा, वीकली पढ़ाई और वीकली टेस्ट हम लोग मेकअप कर। हाँ, वो बोलिए अनिमेश, बोलिए। कब होगा सर क्लास खोलने का? क्या चीज? क्लास खोलने का कब होगा सर? क्लास खुलने का तो ऐसा हम एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे, हम गेस कर रहे हैं। उतना दिन से हम गेस ही कर रहे हैं। हम गेस किए थे कि 15-16 से खुल जाएगा, नहीं गेस मेरा सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा गेस है कि ये बहुत ज्यादा दिन नहीं है। ये हम पेपर का नजर टच में है और नोटिफिकेशन हमको लगता है आएगा। मतलब बहुत दिन नहीं डाला जा सकता, हो सकता है 1 फरवरी से खुल जाए, लेकिन खुलेगा।
तो इधर में थोड़ा पेंडिंग था, हो गया था, उधर में भी PSC और सब चक्कर में थोड़ा हम लोग स्लो डाउन हो गए थे। तो अब जो ये है हमारा जो बैकलॉग था वो ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट। तो हम लोग इस वीक में, आने वाला वीक में वो जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर कर लेंगे, और फिर जब अगर क्लास खुल गया उसके बाद तो फिर हम लोग वीकली पकड़ लेंगे। तो ये फोर्टनाइटली ये लास्ट चल रहा है, अब वीकली यहाँ से शुरू होगा। टेस्ट परसों है, खुलने का उम्मीद कर रहे हैं कि पता नहीं किस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी, कोचिंग खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैक्सीन तो आप लोग को पता ही है। आकांक्षा क्या बोल रही है? सर आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। सर हम पूछ रहे थे कि पीएम वानी में पहले पे करना पड़ेगा फिर वो पासवर्ड देंगे। हाँ आपको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, फिर वो पासवर्ड देंगे, और उसके बाद से क्या होगा कि आपका जो पैसा बचा रहेगा उसमें, उससे बाद में भी आप लॉगिन कर पाएंगे, दूसरा जगह में भी लॉगिन कर पाएंगे, वो बशर्ते कि वो एक पीडीओ के अंदर में वो आए, तब उसी पर्टिकुलर पीडीओ के अंदर में। और आप कैश भी दे सकती हैं और आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन ही होंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ दूसरी तरफ वैक्सीन भी आ गया है, वैक्सीन भी आ गया है, और इसका जमशेदपुर में तो कल परसों से वैक्सीन लगना शुरू भी हो गया है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ पॉजिटिव है। वैसे बीमारी वैसे भी खत्म हो रहा है, मतलब वैक्सीन तो अलग बात है, बीमारी वैसे भी जा रहा है अब। मतलब अभी फिलहाल अगर ये फर्स्ट फेज नहीं हुआ तो ये मई जून तक वैसे भी गायब हो जाएगा, अगर फर्स्ट फेज नहीं हुआ तो। अगर नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर लौट के आ जाए फर्स्ट वेव। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो पिछला ये 4th मंथ है जिसमें जीएसटी का कलेक्शन जो हुआ है वो ग्रोथ फेज में है, मतलब पिछला साल के मुकाबले ज्यादा हो रहा है। तो 12% हायर देन अ ईयर एगो। अभी ये जो नवंबर का सेल्स का दिसंबर में जो आया, तो ये 4th मंथ इन अ रो ये जीएसटी कलेक्शंस जो हुए हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो और ये जो अभी जो दिसंबर का में जो कलेक्शन हुआ ये हाईएस्ट इन 21 मंथ्स, यानी कि ये करीब 2 साल में हाईएस्ट कलेक्शन भी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप बोल सकते हैं बूम जैसा। तो अच्छा ये बताइए कि हाई जो जीएसटी कलेक्शन है ये किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, क्या इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? यूपीएससी में तो रहता है ना इस तरह का कि क्या इसका क्या मीनिंग है, ये है फैक्ट, और इसका आपको क्या दिमाग में आ रहा है? पूजा बोलिए। सर ये गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन मतलब जिससे वसूला गया वो उसके लिए तो अच्छा नहीं है सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। वो नहीं पूछ रहे थे पूजा, हम पूछ रहे हैं ये कि आप, अच्छा बुरा नहीं, आपको ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में क्या अनुमान, आप क्या लगा रही हैं? मतलब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है इसका मतलब सर। अच्छा आप लोग दोनों को कुछ अच्छा पूछिए। तो अनिमेश क्या बोल रहे हैं आप? वैसे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, अमर? प्रोडक्शन चल रहा है। अमर अच्छा, अमर का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, इसका ग्रोथ हो रहा है। मतलब कम से कम एंड यूजर जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्शन का क्या है, बट ये है कि लोग जो है सर्विसेज खरीद रहे हैं और लोग जो है वो गुड्स खरीद रहे हैं। तो सर्विसेज खरीद रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर बंद थे, तो ब्यूटी पार्लर बंद थे तो लोग जाना शुरू कर दिए हैं। कोचिंग तो बंद ही है, लेकिन फिर भी बाकी सर्विसेज जो है वो बाकी सर्विसेज को लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और
जो गुड्स है वो भी कंज्यूम हो रहा है। तो एक और भी रीजन है इसके पीछे, दैट इज फेस्टिव सीजन्स। तो ये फेस्टिव सीजन जो है एक रीजन है अपने आप में कि फेस्टिव सीजन चला इधर में, खास करके दिवाली, तो दिवाली धनतेरस, तो लोग जो है ऐसे भी खरीदारी करते हैं, तो एक रीजन तो वो भी है। और इसको एक और भी वर्ड हम लोग देखे थे, दैट इज पेंट अप डिमांड। आप लोग याद होगा पेंट अप डिमांड, तो पेंट अप डिमांड भी एक है कि लोग बहुत दिन से जो कुछ नहीं खरीद के रखे थे वो उसको खरीदे। तो इसमें ग्रोथ का कुछ नंबर दिया हुआ है। पहला जो 5 मंथ था वो तो कॉन्ट्रैक्शन का था, नेगेटिव में चल रहा था। और एक कारण है जिसके कारण से ये ग्रोथ बढ़ा है, वो डिस्कस कर ले रहे हैं। वो कारण है कि सरकार के पास जब पैसा का काफी कमी होने लगा, तो सरकार, जो लोग टैक्स इवेडर्स थे, वो टैक्स इवेडर्स को गवर्नमेंट जो है उनके पीछे पड़ गई। तो जो इवेशन था, टैक्स इवेशन, उसको सरकार कम की है कई तरह से, कुछ इन्वाइसिंग करके, कुछ लूफुल्स का फायदा उठा करके, कुछ गलत इन्वाइसिंग करके लोग टैक्स को बचा रहे थे, वो सरकार उसको वहां पर काम की है। दूसरा बात है, अच्छा आप लोग को पता है कि रास्ते में अगर सामान जा रहा हो तो वो जो गाड़ी होता है जिसमें सामान जा रहा हो, उस गाड़ी में कुछ रखना पड़ता है कि ताकि कोई ऑफिसर पकड़ न ले। तो वो गाड़ी में क्या रखना पड़ता है? काजल बोलिए। सर ये बिल एक टाइप का बिल रहता है जिसका वैलिडिटी कुछ टाइम के लिए रहता है, उस बिल का नाम ये यूपीएससी आई बिल। अच्छा अच्छा, अनिमेश। वही IGST वाला बिल रहता है शायद सर। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग एग्जैक्ट बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे लिए ना चल जाता है, एक मिनट, अमर आपसे पूछ रहे हैं, मेरे लिए चल जाता है। हम मतलब आप लोग मेरे से ज्यादा सीरियस पढ़िए, क्योंकि हम कई बार समझाने के लिए कई बार वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन आप लोगों को तो एकदम स्टैंडर्ड वर्ड देना पड़ेगा ना। पहले अमर से बात करते हैं। अमर, अमर बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ममता बोलिए। ममता। सर ये ई वे बिल है। हाँ याद रखिए आप लोग, दिस इज ई वे बिल, ये सब याद रखना पड़ेगा। ये ई वे बिल होता है। तो ई वे बिल होता है ये बिल, वो जो अच्छा, ई वे बिल जो होता है ये कौन देता है ई वे बिल? अनिमेश। सप्लायर। हाँ सप्लायर देगा, और उसमें लिखा रहेगा कि कहाँ जा रहा है, गाड़ी का नंबर होगा। तो ये जो है ये ई वे बिल का एक सिस्टम है, बट ई वे बिल से पूरी तरह से जो टैक्स इवेशन है वो नहीं रुक पा रहा था। तो गवर्नमेंट अभी क्या की है, एक सुधार की है, दैट इज कॉल्ड ई इनवॉइसिंग। याद रखिएगा, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग में क्या होता है कि वो एक सेंट्रल पोर्टल में जा करके, ये जो जो कुछ कंपनियां हैं जिनका 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, वो कंपनियां जा करके और वहीं पर ये करती है, मतलब अपने सामान के बारे में कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो डेटा डालती है। वहां पे रियल टाइम वैलिडेशन होता है सेंट्रल सर्वर में। तो इससे क्या है कि टैक्स इवेशन जो है वो कुछ उससे भी रुका है। तो हम लोग ये देखें कि गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इससे अपने आप में एक प्रूफ हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन बढ़ गए हैं, का ग्रोथ हुआ है। इसके पीछे रीजन हो सकता है पेंट अप डिमांड, फेस्टिव सीजन्स एंड प्लगिंग ऑफ लूप होल्स। तो ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं। अच्छा, हम बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि
गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ गया है, हम प्रोडक्शन नहीं बोल रहे, बोल रहे कंजम्पशन बढ़ गया है। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कौन बता रहे हैं? काजल। सर क्योंकि टैक्स कलेक्ट हुआ है ना, कलेक्ट हुआ है तो जो लिया होगा तभी तो टैक्स दिया होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन करने के बाद तो मार्केट में गुड्स बढ़ जाता, गुड्स का अमाउंट बढ़ जाता। अच्छा अनिमेश, उतने टाइम से सर जो डिमांड पूरा नहीं हो रहा था कस्टमर्स का, नहीं क्योंकि वो वो नहीं हो लोग तो रहा है कि लॉकडाउन के हम चलते फंसे हुए कंजम्पशन थे। टैक्स को कंजम्पशन से क्यों जोड़ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना। क्योंकि सर डिमांड अभी बढ़ गया ना, पहले तो जो डिमांड नहीं, वो तो लोग कर नहीं रहे। आप वो तो कारण बोल रहे हैं, वो थोड़ा अलग है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है बात। अच्छा ममता बोलिए। सर क्योंकि ये आया है कि जीएसटी बढ़ गया है, तो जीएसटी जो ये है फाइनल जगह पे मिलता है, कंज्यूमर जब पे करता है तो उसके मतलब वहां जीएसटी कटता है। ठीक है, अगर ये प्रोडक्शन हाँ काजल का भी आंसर यही था। तो एग्जैक्टली दोनों का ठीक है। बात यह है कि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, और जीएसटी जो होता है इट इज कलेक्टेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल यानी कि जो कंज्यूमर के हाथ में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को याद है, शायद नहीं याद, शायद नहीं होगा, अगर याद होगा तो बहुत अच्छा बात है। आप लोग को याद है क्या कि इंडिया जो है वो इंडिया के ऊपर में नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन एक है पहले मेरा कि आज एक कानून बनता है, यहाँ इस दिन कानून बना, ये बोलता है कि इधर में जो आप पैसा कमाए हैं उस पर हम टैक्स लेंगे। इधर में जो पैसा कमाया है, जब आप कमा रहे थे आपको पता नहीं था कि टैक्स देना पड़ेगा, बाद में एक कानून बना जिसे बोला गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस कानून को आप क्या बोलेंगे, जो कानून बोलता है कि हम 10 साल पहले जो पैसा कमाए हम उस पर टैक्स लेंगे। सुजाता बोलिए। सर रेट्रोस्पेक्टिव। इसको हम लोग अनिमेश क्या बोल रहे हैं? वही रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। हाँ तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन यहाँ पर हो जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग सोच के बताइए ये ठीक है या ठीक नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अनिमेश। नहीं होना चाहिए। सुजाता। सर ठीक नहीं है। ममता। सर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बेहतर हो कि ये नहीं हो। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है बड़ा खराब चीज है, क्योंकि आप जब पैसा कमा रहे होते हैं तो पता नहीं था कि सरकार जो है, बाद की कोई सरकार आएगी और वो बोलेगी कि पैसा दो, क्योंकि आप कमाते टाइम में तो आप लग रहा था मेरा पैसा अपना खुद का कमा रहे हैं, तो ये ठीक वैसे नहीं है। तो बात ये था, तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि कौन सी कंपनियां इंडिया में हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में केस करके रखी हुई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि ये लोग हम मेरे से रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगा, जो कि इंटरनेशनल कुछ कुछ का वॉलेशन है। तो ये कौन सी कंपनियां हैं जो इंडिया के खिलाफ में केस की थी? हम जिससे पूछेंगे एक कंपनी का नाम बोलिएगा। काजल। वोडाफोन। अनिमेश को अगर कोई एक कंपनी, आपको एक कंपनी ही बोलिए आप। अनिमेश। यही है सर, वोडाफोन मेरे को याद। ममता।
सर आइडिया भी था शायद। नहीं नहीं वोडा आइडिया तो अब एक हो गया ना। ये जो है इट वाज वन वाज वोडाफोन एंड अनदर वाज कैर्न। ठीक, ये दो कंपनियां थी जो केस की थी। वोडाफोन पहले ही केस जीत चुका है, पहले ही, और कैर्न अभी हाल में केस जीत गया। कैर्न के केस में सरकार का जो डिमांड था, समझिएगा, इट वाज 22,000 करोड़, लगभग 24,000 करोड़, करीब करीब। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कैर्न का फेवर में पैसा देते हुए लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट 8,000 करोड़ कैर्न को डैमेज में दे। ठीक, कैर्न को डैमेज में कहाँ 24,000 करोड़ मांगने गए थे और इनको पेनल्टी लग रहा है 8,000 करोड़। एक तो हमारा हालत ऐसी अच्छा नहीं है, मतलब हमारा सरकार का जो कॉफर्स है, जो पैसा का ट्रेजरी है, और ऊपर से झटका लग गया कि 8,000 करोड़ दो। तो सरकार जो है वोडाफोन का केस में 80 करोड़ का कल मसला था, ओनली एंड ओनली 80 करोड़। तो गवर्नमेंट जो थी वो शांति से पड़ी हुई थी, लेकिन इसमें मतलब कि चलो मतलब हटाओ। लेकिन कैर्न में जब केस आ गया इतना बड़ा, 8,000 करोड़ देना पड़ेगा, एक तो 24,000 करोड़ मिला भी नहीं। तो गवर्नमेंट डिसाइड की कि दोनों ही कंपनियों के खिलाफ में अपील किया जाएगा, इन फैसलों के खिलाफ में अपील किया जाएगा। तो मसला क्या है? मसला ये है, एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग क्या बता सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स इवेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस and tax avoidance. तो बाकी लोगों को नहीं पता है तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अनिमेश बोलिए। तो टैक्स अवॉइडेंस में रूल्स के अंतर्गत जो जो लूप होल्स है उनको यूज करके टैक्स बचाया जाता है, और टैक्स इवेजन में इलीगली टैक्स न दिया जाए, उन सब मेथड्स का यूज किया जाता है। ममता, क्या ये सही है या कुछ और बोलना होगा? ये सही है। हाँ, ये सही है, ये सही है। टैक्स समझ लीजिएगा, बात को समझिएगा। देखिए, जब कानून बनते हैं तो कानून बनाने वाले सब कुछ नहीं देख पाते हैं, सबका बुद्धि लिमिटेड है। लेकिन जो लोग कानून से अफेक्टेड होने वाले हैं, वो लोग उस कानून में बड़े बड़े वकील को पढ़वाते हैं और बोलते हैं कि कहीं का लैंग्वेज का एम्बिग्युइटी है क्या इसको यूज कर सकते हैं कि कानूनी तरीके का यूज करके टैक्स ना देना पड़े। तो इसको बोलते हैं हम लोग टैक्स इवेशन, सॉरी टैक्स अवॉइडेंस। मतलब कानून का एक तरह से दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है, कानून का आत्मा बोल रहा है, आत्मा कि टैक्स देना है, लेकिन कानून के जो शब्द हैं वो शब्द कुछ इधर उधर हो गए हैं और उनसे मीनिंग निकाला जा सकता है कि टैक्स नहीं देना है। तो कंपनी क्या करेगी? वो टैक्स नहीं देगी, बोलेगी लिखा हुआ जो हम वही कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है, सरकार केस करती है कि कानून का जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट तो बोल रहा है कि इसके मीनिंग अगर होलिस्टिकली देखेंगे तो टैक्स तो देना है। कंपनी भी अच्छे वकील रखेगी और वकील के थ्रू वो क्या करेगी कि वो टैक्स को देने को अवॉइड कर देगी। तो वो वकील प्रूफ करेगा कि नहीं, हमारी कंपनी को क्या पता, हमारी कंपनी तो जो पढ़ी, कानून का पालन की, उस हिसाब से पैसा कमाई। तो ये जो मामला था, ये टैक्स शुरुआत में जो था, ये टैक्स अवॉइडेंस का मामला था। ये कंपनियां कैर्न और वोडाफोन, ये शेयर का ट्रांसफर कुछ इस तरह से की थी कि उस समय जो लॉ थे उसमें ये कैपिटल गेन टैक्स, जब शेयर आप कम दाम का शेयर को ज्यादा दाम पे बेचते हैं तो वो उस पे सरकार को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता। मान लीजिए कोई शेयर हम 100 रुपए में खरीदे, 2 साल बाद उसका 200 रुपए दाम हो गया, उसको बेच दिए, तो मेरा 100 रुपए इज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पे हमको अगर सरकार बोलती है 20% देना पड़ेगा, तो 100 रुपए कमाए तो 20 रुपए दीजिए। लेकिन इन केसेज में हुआ क्या, थोड़ा सा
एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहे हैं कि हुआ क्या कि सोचिए कि कोई कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी के पास एक कंपनी का शेयर, वो क्या कि एक कंपनी से उस शेयर को ट्रांसफर कर दी दूसरा कंपनी में। शेयर का दाम 100 रुपये था खरीदते समय, और जो ट्रांसफर की तो 200 हो गया था, बट वो सेल नहीं की, वो ट्रांसफर की। तो हमारा जो टैक्स कलेक्टर है वो बोलता है कि इट इज कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन हुआ है, आप एक से ट्रांसफर किए हैं तो दाम तो बढ़ गया था, तो आप उसका कैपिटल गेन क्यों नहीं दिए? तो ये लोग लॉजिक देते हैं जैसे कैर्न वाले कि हम बेचे कहा, हम तो अपना से कंपनी से उठा करके दूसरा अपना कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। तो कुल मिला के हुआ बात कि लोअर कोर्ट में जो है वो लोअर कोर्ट में सरकार जीत गई, यानी कैर्न को बोला गया कि टैक्स दो, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोला ना, लैंग्वेजेज के हिसाब से इसको तो टैक्स बनता नहीं है, आप टैक्स कैसे मांग रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार हार गई तब क्या की सरकार, जिसको लोग बाद में बोले इट वाज टैक्स टेररिज्म, जब हार गई तो प्रणब मुखर्जी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोले कि अच्छा हम हार गए, कैर्न को बोले थे पैसा देने के लिए, कैर्न दिया नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट उन को हरा भी दिया। तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार हार गई तो इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है, आप उससे पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है? हमारी सरकार टैक्स मांगी, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में तो जीत गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाकर के सरकार के खिलाफ में फैसला दे दी, बोले नहीं टैक्स नहीं बनता है। तो इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है? हाँ सुजाता बोलिए। सर कंपनियां नहीं आएगी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा देखते हैं, और भी कुछ बोल रहा है। अनिमेश बोलिए। एमएनसीज का ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ जाएगा। और भी कोई? बहुत आसान क्वेश्चन था, हम सोचे थे कि काफी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बिल्कुल कम। चलो सोचना थोड़ा सा आप लोग कम करते हैं, पढ़ के याद कर लें। क्वेश्चन नहीं सुन। अच्छा हम बात कर रहे हैं ममता, एक मिनट। बाकी एग्जाम्स में ना, मतलब इवन बीपीएससी तक थोड़ा थोड़ा खाली पढ़ने से काम चल जाएगा, लेकिन यूपीएससी का जहाँ जैसे बात करते हैं तो सोचना ही तो है, पढ़ना है और सोचना है। हम बोल रहे थे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार केस हार गई कि कैर्न से टैक्स मांगी थी, हाई कोर्ट में जीत गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमारी सरकार हार गई। सरकार, सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं आप तो टैक्स मांगे थे, गलत मांगे थे कैर्न से। तो इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है, यही मेरा क्वेश्चन था। इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो बाहर वाले लोगों पे, आवाज ही नहीं क्लियर आ रहा है। बाहर वाले लोगों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मतलब लोअर कोर्ट सरकार के फेवर में है, और मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब सही जजमेंट दे रही है। अच्छा एक मिनट हो, एक मिनट। काजल बोलिए। तो इसमें तो दोनों इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, मतलब एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि एटलीस्ट अभी तक जजमेंट सही आ रहा है, और बाहर वाली कंपनीज को अभी भी एश्योरेंस है कि आप अगर कुछ भी सरकार गलत तरीके से अगर कुछ काम करती है तो आपको सुप्रीम मतलब कोर्ट का जजमेंट उसमें पॉजिटिव मिलेगा फैसला। और दूसरी ये है कि जो हमारे सरकार कोई भी तरीके का किसी के ऊपर में भी ऐसा इल्जाम लगा दे रही है तो बाकी कंपनीज हैं अलग कंट्रीज से, उन लोग को उनका भरोसा कम होगा हमारी गवर्नमेंट पे। अच्छा ठीक है, ये अनिमेश का भी आंसर मतलब सीधा शॉर्ट था, परफेक्ट था, आप भी ठीक बोल रही हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जितना था उतना में अनिमेश जितना बोलता है उससे काम चल जाता है। बात यह है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम पे इंटरनेशनल फेथ बढ़ेगा,
अगर सरकार के खिलाफ में जाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, गलत सही से अभी उनको मतलब नहीं है, सही गलत फैसला तक गलत था, लेकिन अगर कभी भी सरकार टैक्स मांगती है और हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है ना दिस इज नॉट लॉ, तो इसका मतलब होता है इंडिया रन्स विथ रूल ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा कि इंडिया में तो रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे अगर सरकार अगर अपना वादा से मुकरती है तो सुप्रीम कोर्ट है ना। चाइना में ये एश्योरेंस नहीं हो सकता किसी को कि चाइना में सुप्रीम कोर्ट है ना, कोर्ट तो है। सरकार अगर कुछ तो कानून जो हमारे मतलब जिस कानून को देख करके कंपनियां आती हैं इंडिया में, वो कानून को देख करके जब वो इंडिया में आती हैं तो अगर लोग बोलेंगे अरे यहाँ कानून उनके चक्कर में मत रहो, सरकार को सेट करके रखना, तो बोल सकते हैं अरे नहीं क्या बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट है वहां की, बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ये अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। खैर, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ये जो है ये यहाँ पे कानून बना बता रहे थे और इसमें सरकार जो है इधर में टैक्स लेना शुरू की। हम बोल रहे थे कि सरकार हार गई तो प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोले अच्छा सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए, कोई बात नहीं, हम तो ग्रेट है, हमारा पावर का क्या कमी है। पार्लियामेंट में लॉ पास करा है, बोले कि हम पहले से टैक्स लेंगे, जो लूपहोल्स था उसको हटा दिया, और लूपहोल्स को हटाए जिसका यूज करके कारण जो है वो टैक्स नहीं दी थी, वो लूपहोल्स को हटा करके और उसको पीछे से लागू कर दिया। बोले कि ये लूपहोल्स हटा, मतलब ट्रांसफर पर भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा, पहले तुम लोग यही ना नहीं लिखा हुआ था, और ये पीछे से देना पड़ेगा। तो ये जो था ये हुआ हमारा टैक्स। और कैर्न जो है इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। अब सवाल उठता है कि वो एक मुद्दा ये है यहाँ पर कि हमारी सरकार का कहना है कि हम वी आर सॉवरेन कंट्री, हम किससे टैक्स लेंगे, कब टैक्स लेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव लेंगे कि प्रोस्पेक्टिव लेंगे, हमारा मर्जी है। वी आर सॉवरेन स्टेट। हम तो ये हमारा जो फैसला जो है हमारा सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन है, टैक्स जो होता है इट इज सॉवरेनिज्म, और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ये ठीक फैसला नहीं दी है। ये एक मुद्दा उठा था, हमारी सरकार उठाई है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि अगर केवल टैक्स का मसला होता तो हमारी सरकार जीत जाती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी। लेकिन कैर्न वाले और वोडा वाले ऐसा केस नहीं किए हैं। कैर्न वाले और वोडा वाले क्या किए हैं, एक्चुअली ब्रिटेन का और इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था। समझ लीजिए एक बात को, एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था जिसमें कि दोनों के जो इंडिया के इन्वेस्टर अगर ब्रिटेन में जाएंगे या ब्रिटेन के इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे, तो ये जो दोनों इन्वेस्टर्स होंगे, ये दोनों के इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये इस ट्रीटी में था। तो कैर्न वाले टैक्स का इशू नहीं उठाए हैं कि टैक्स मेरे से मांगा, वो उठाए कि दिस इज अगेंस्ट बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। मतलब दो देशों का ट्रीटी का मुद्दा उठा दिया कि दो देशों के बीच में जो ट्रीटी हुआ है उस ट्रीटी को रिस्पेक्ट इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो इंडियन सरकार टैक्स ले सकती है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में माना कि हाँ इसका सॉवरेन राइट है, लेकिन वो बोले हैं कि ये जो तुम टैक्स लिया, ये टैक्स तुम्हारा जो दो देशों के बीच में ट्रीटी है उस ट्रीटी के अगेंस्ट में है, इसीलिए तुम पैसा दो वापस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गया होगा। ट्रीटी एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के हिसाब से दोनों देशों को एक दूसरे देश का जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर के साथ कुछ खास तरीके से ट्रीटमेंट होना था। और ये जो टैक्सेशन है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये कैर्न का और वोडा का कहना था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन है उस इंटरनेशनल ट्रीटी का के वायलेशन में हुआ है। इट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ टैक्स। उनका कहना था कि ये ट्रीटी का मसला है, ये दोनों जो कंट्रियां जो ट्रीटी की थी वो ट्रीटी के अगेंस्ट में है, और यही बात को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला गया है, नॉट अगेंस्ट टैक्स बट दिखा रहे हैं। उसका कहना है कि ये जो गारंटी था फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का, कि दोनों देश एक दूसरे के इन्वेस्टर का फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट करेंगे, ये ट्रीटी के अगेंस्ट में। टैक्स पर सी टैक्स उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है क्योंकि दोनों कंपनियां जो है वो उसका जो मतलब इनकॉर्पोरेशन है वो ब्रिटेन में हुआ है।
एक और भी आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी आप पढ़िएगा और पढ़ करके आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अभी तक जो 49% का अभी लिमिट था कि डीटीएच में यानी टाटा स्काई वगैरह में, एक मिनट, इसको थोड़ा लिख दें, छूट गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है टाटा स्काई जैसे फॉर्म में ये अभी 100% इन्वेस्टमेंट को परमिशन दे दी है, यानी कि अब कोई फॉरेन कंट्री का भी कोई ऐसा डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो इंडिया में आ पाएगा। और जो फी लिया जाता था दैट वाज 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू का 8%, नहीं 10% जो होना था उसको 8% कर दिया। ठीक, अच्छा आप लोग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहीं और भी पढ़े क्या? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलिए, ममता बोलिए। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पहले वो बता दें कि वो तो होता है कि जैसे वो कोई कंपनी है उसका एक्स्ट्रा जो भी, जैसे अगर मोबाइल कंपनी है, मोबाइल बेच रही है, हम नहीं, वो नहीं, उसका भी, उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसका भी। हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ये। हाँ सर, न्यूज में सुने थे जब वो सारी कंपनीज को गया, आवाज नहीं आ रहा है सर। वो न्यूज में ये सुने थे कि ये जब सर न्यूज में सुने थे सर, अभी आ रहा आवाज? सर न्यूज में ये आया था कि छोड़ दीजिए ममता। अनिमेश बोलिए। सर एजीआर ड्यूज जो थे वोडाफोन या और जो टेलीकॉम कंपनीज के, वो पेमेंट करना था। अभी हम लोग एक स्पेक्ट्रम वाला में भी पढ़े थे वाला भी कि अभी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका भी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है वो कम किया गया है, जो इनको देना पड़ता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस उसको, उसके लिए टर्म क्या है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं उस टर्म को, जो कंपनियां देती हैं, जो मोबाइल कंपनियां, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर तो बोल रहा है फी, वहां पे क्या था फी के जगह में? अनिमेश बोलिए। वही लाइसेंसिंग फी शायद। नहीं, लाइसेंसिंग फी नहीं, हम याद दिला दे रहे हैं। इट वाज, हम ममता बोलिए। वो था ना, वो मोबाइल कंपनीज के लिए। उसका नाम बोलिए ना, यहाँ पे फी बोल रहा है, उसका टर्म क्या था? चैट विंडो आप लिख दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है वो, आपका प्रॉब्लम नेटवर्क में, चैट विंडो में लिखिए आप, उसका क्या नाम था, जो फी के जगह में क्या नाम आएगा, जो स्पेक्ट्रम जो कंपनी लेते हैं। लाइसेंसिंग नहीं है, लाइसेंसिंग पे अलग चीज। अच्छा हम बता रहे हैं, इट इज स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, वहां पे 3% था शायद, यहाँ पर 10% हुआ करता था, सरकार इसको 8% कर दी है। कुल मिलाकर के इससे क्या है कि जो डीटीएच कंपनी उनको फायदा तो होगा, क्योंकि वो थोड़ा रेवेन्यू का कम हिस्सा देना पड़ेगा सरकार को। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि 100% अगर इसमें आ गया तो कैपिटल जो होगा वो आएगा इसमें। ये जो कंपनियां, डीटीएच कंपनियां बहुत चैलेंज फेस कर रही हैं। क्यों चैलेंज फेस कर रही हैं?
क्योंकि इंटरनेट जो है इनका कस्टमर को कम किया है। इंटरनेट और इंटरनेट का जो डेटा का जो कम है, लोग यूट्यूब यूज कर ले रहे हैं, लोग नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, तो इनका जो मतलब यूजर बेस है, व्यूअर बेस, ये व्यूअर बेस को ओटीटी चैनल्स जो है, ओटीटी चैनल्स और यूट्यूब और डेटा, ये सारे के सारे खा रहे हैं। तो इनका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा अभी नहीं है। तो इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो डीटीएच प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम लाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो ओटीटी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे अब अपने आप को शिफ्ट कर लिए हैं, तो वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए। बाकी आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट जो होगी एक डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन बनाएगी। सुजाता बोलिए। सर ओटीटी नहीं समझ में आता। ओटीटी का मतलब ये हो गया कि इंटरनेट का यूज करके जो लोग आपके टीवी पे वो सब फैसिलिटी दे रहे हैं जो आईएसपीज देते हैं जनरली, उसको ओटीटी बोलते हैं। तो ओटीटी अब क्या है कि आपका टीवी पर चल रहा है सीरियल, तो सीरियल चल रहा है, एक्चुअली सीरियल कौन चलाता है, जनरली डीटीएच वाले चलाते हैं, लेकिन सीरियल अब तो चला रहे कौन लोग, इंटरनेट का यूज करके आपको सीरियल दे रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स इज ओटीटी। कॉल तो आप करते हैं फोन से, बट व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं, तो दिस इज ओटीटी, ओवर द टॉप। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का है और उसका यूज करके वही सर्विस कोई और दे रहा है, दैट इज ओटीटी। तो सर वो लोग बोलते हैं ना कि मूवी रिलीज नहीं करेंगे, ओटीटी में भेज देंगे, तो उससे रेवेन्यू आएगा उन लोगों को। ओटीटी अब अगर वो दूसरा, यहाँ पे मुद्दा दूसरा है। अगर ओटीटी के थ्रू जाएंगे तो सबसे बड़ा बात है कि सेंसर बोर्ड काम नहीं करेगा। सेंसर बोर्ड तो वो हॉल में जो मूवी जाता है उसके लिए वो सेंसर बोर्ड है, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं हम तो नेट पे उसको शुरू कर देंगे, तो नेट पे शुरू कर देंगे, तो रेवेन्यू वाइज तो यहाँ पर अभी कोई मॉडल ही नहीं है। इंडिया में रह के जो टैक्सेशन के लॉ लगेंगे, तो आप किसको रेवेन्यू की बात करिए, टेलीकॉम कंपनियों को मतलब आएगा, जो मूवी बनाए, जैसे अभी बहुत सारा मूवी मूवी वाले रिलीज को हुआ, आएगा लेकिन ना, आएगा मूवी वालों को आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स में आप जाएंगे तो नेटफ्लिक्स में भी 780 सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो तो पैसा देगा ना, उसको नेटफ्लिक्स तो पैसा देगा। अच्छा ठीक है। इंटरनेट कंपनी का इंटरनेट भी का, डेटा भी का, वो भी पैसा मिला उन लोगों को। अच्छा आगे बढ़ता है। तो ये जो है सरकार जो है वो डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन बना रही है, नेक्स्ट 2 मंथ में बन जाएगा। ये करेगा क्या, ये थोड़ा न्यूज हम थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में न्यूज देखिएगा, हम बड़ा बड़ा आर्टिकल छपेगा और हम इसको फिर कवर करेंगे। ये क्या करेगा, ये 111 लाख करोड़ रुपए जुगाड़ करेगा। 111 लाख रुपए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैसे करेगा, बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड जारी करेगा, बॉन्ड जो होगा कितना साल का होगा, 15 ईयर्स 20 ईयर्स, और उससे पैसा आएगा इसके पास में, और इससे जो होगा लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये सारा को बनाने के लिए पैसा देगा। तो ये काम क्या पहले कोई करता था? हाँ, पहले आईसीसीआई करती थी, आईडीबीआई करती थी, लेकिन सब ये तो बैंक बन गए, सब काम शुरू कर दिए। तो अब ये नया एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है, जिनका जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा है, जिसमें बैंक्स जल्दी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। बैंक क्यों नहीं चाहते इन्वेस्ट करना? बैंक इसलिए नहीं चाहते इन्वेस्ट करना इस तरह के प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, तो उसके पैसा आते आते काफी टाइम लग जाता है। और जो पैसा जिसको चाहिए, जो कंपनी को जो बना रही है, उसको पैसा भी ऐसा चाहिए कि जो दे करके बहुत लंबा टाइम तक उसको छोड़ दे। जैसे कि अभी पैसा आना ही वापस शुरू होगा, रेवेन्यू देखा जाए तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे पाएंगे। वो 10 to 15 ईयर्स के बाद वो पैसा का रिकवरी ज्यादा शुरू होता है। तो उसमें ये सरकार जो है एक डेवलपमेंट फाइनेंस एंटिटी बनाएगी, 2-3 महीने में बनाएगी। जैसे बनाएगी वैसे न्यूज बनेगा और फिर हम लोग उस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये बॉन्ड निकाला है डेवलपमेंट के लिए। साउथ एशिया में कोई कुछ बोल रहा था ना, किसी का हाथ उठा हुआ था, कौन था? सर हम थे सर। इसका सर जो बॉन्ड जारी होगा वो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जैसा रहेगा। हाँ, मतलब ये डीएफआई का रहेगा। आप समझिए कि जैसे एक टाइम में आईडीबीआई बॉन्ड जारी करती थी, तो
डायरेक्ट सरकार नहीं बोल सकते आप, सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसका बॉन्ड है ये। ओके सर। एग्जाम्पल में जैसे हम बोले, अगर मान लीजिए कल को अगर पोस्ट ऑफिस वाले बॉन्ड जारी करते हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टाइप का कुछ, तो उस तरह से होगा ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये वडोदरा कॉर्पोरेशन वाले जो है ये, अच्छा साउथ एशिया में पहला ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉन्ड जारी किया अपना डेवलपमेंट के लिए, इट वाज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये जो जिनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडी, ये अर्बन लोकल बॉडी अपना डेवलपमेंट के लिए, तो क्या डेवलपमेंट होगा? पाइपलाइन बिछाना होगा, म्युनिसिपल रोड्स बनाने होंगे, या फिर एक वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाना होगा, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। तो आखिरकार इसके लिए पैसे तो चाहिए। तो पैसे चाहिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है कुछ टैक्स लगा सकता है। क्या टैक्स लगा सकता है? जैसे मान लीजिए आप शहर में घूमते हैं, तो शहर में घूमते हैं आपको चारों तरफ में दिखता है कि वो होर्डिंग्स होते हैं, होर्डिंग्स में आप देखते हैं वो छगनलाल और उसका एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये होर्डिंग का क्या फ्री? नहीं, उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा लेता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या पैसा होता है? आप लोग पार्किंग करते हैं, पार्किंग में पैसा देते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी, ये जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ टैक्सेशन का पावर है। बिल्डिंग्स जो होते हैं वो बिल्डिंग्स पे कुछ टैक्स ले सकता है। हम अगर ट्रेड लाइसेंस ले ले तो वो जो होगा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। तो ये जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई सारे सोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से पैसा कलेक्ट करेगा और करने के बाद जब पैसा आएगा और फिर जाकर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगा या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगा, तो तब तक तो काफी डिले हो चुका रहेगा। तो नेचुरली लोन तो लेना है, तो लोन लेना है तो कैसे लेते हैं? लोग लेते हैं बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड जारी करते हैं तो आप बताइए, जो बॉन्ड जारी करेंगे, जो बॉन्ड खरीदेगा उसको क्या फायदा होगा? आप लोग बताइए। आप लोग बॉन्ड खरीद लिया वडोदरा कॉर्पोरेशन का, तो आसान आसान क्वेश्चन है सब, बहुत लोग चुप हैं, बिल्कुल चुप्पी ही साध गए। अनिमेश, सर डिस्काउंट रेट पे बॉन्ड मिलेगा। डिस्काउंट या तो डिस्काउंट रेट पे मिलेगा या फिर उसमें लिखा रहेगा इंटरेस्ट रेट। दोनों एक कैसे हो सकता है? या तो उसमें इंटरेस्ट लिखा रहेगा या डिस्काउंट पे मिलेगा। तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बैंक से जनरली ज्यादा होगा, तो आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। ये भी बॉन्ड जो होंगे 10 ईयर्स 15 ईयर्स के होंगे और वो मैच्योर करेंगे और वो पैसा जो होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो बॉन्ड जो जारी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके। बॉन्ड जारी करना एक अटल मिशन फॉर अमृत, जिसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसको होता है अमृत। ये जो है ये अमृत में बॉन्ड जारी करना होता है। तो होता क्या है, एक डेटा से दिख जाएगा हम लोगों को। होता क्या है ना कि करीब करीब हम एक थोड़ा आइडिया लेके बोल रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट डेटा हमको भी नजर नहीं आ रहा है, हम जनरल बात बता रहे हैं। हाँ बता रहे हो गया। मान ली कि 533 करोड़ का काम है, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना वो देगा 224 करोड़। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 224 करोड़ देगा, तो 533 करोड़ में। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे देगा? यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर 224 करोड़ का अगर बॉन्ड जारी करता है तो उसको टोटल पैसा जो उसका हाथ में आ जाएगा 533 करोड़ आ जाएगा। कौन देगा? सेंटर देगी। अमृत में ये सिस्टम है, अमृत में है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हो जाता है बॉन्ड जारी कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। आप जितना पैसा इकट्ठा करेंगे करीब करीब उतना पैसा हम भी दे देंगे, तो उतना पैसा दे देगी सेंटर और ये सेंटर दे देगी और इस तरह से काम जो होगा ये आराम से हो जाएगा। तो ये इसके अलावे सेंटर जो होती है पर 100 करोड़ पर, ये अगर 100 करोड़ रुपया का अगर बॉन्ड निकलता है
तो 13 करोड़ रुपए का ग्रांट देती है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, डिटेल में बता रहे हैं। 13 करोड़ रुपए का ग्रांट देती है, यानी कि अगर वडोदरा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड निकाल दिया, बेच दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 13 करोड़ रुपया दे देगी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। क्यों दे देगी? क्योंकि जो उसमें इंटरेस्ट लिखा रहेगा वो इंटरेस्ट का सर्विस वो फ्यूचर में दे पाए, जो भी इंटरेस्ट होगा उसको दे पाए। तो इंटरेस्ट रेट भी देखा जाए तो बियर कर लेती है एज अ ग्रांट वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो देती है। तो बॉन्ड निकालने से पहले क्रेडिट रेटिंग होता है। क्रेडिट रेटिंग होता है तो वडोदरा के केस में ये क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग किया है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है, चलिए आप लोग ये बताइए, क्रेडिट रेटिंग क्यों? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड बेचने से पहले क्रेडिट रेटिंग कराना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग क्यों कराना पड़ता है? हाँ काजल बोलिए। क्रेडिट रेटिंग कराएंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं, तभी उसको हम लोग देंगे ना, अदरवाइज पैसा देके फिर डूब जाएगा। चलिए ये बात हो गया, तो हम और किसी नहीं पूछ रहे हैं। दिस इज करेक्ट। क्रेडिट रेटिंग ऐसे कराते हैं क्योंकि आप लोगों को मन है कि बॉन्ड खरीद ले, तो आप इधर उधर पूछेंगे क्या हम खरीद ले, कोई एक्सपर्ट नहीं है, मेरे से पूछेंगे खरीद ले, एक्सपर्ट तो कोई नहीं है हम लोग। तो होगा क्या कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे क्राइसिल, ये क्राइसिल जो होगी क्रेडिट रेटिंग करेगी, पूरा का पूरा अकाउंट बुक देखेगी, कितना पैसा पहले से ले चुका है, कितना पैसा ये रेवेन्यू इसका आ जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएगा तो कितना पैसा लोग कमा लेगा उसे, तो वो कुल मिलाकर के वो रेटिंग देगी कि बॉन्ड खरीदने लायक है कि नहीं है। तो अगर हम वडोदरा के केस में बोले तो उसको 2 रेटिंग मिला है, AA स्टेबल, ये फिच किया है रेटिंग, और एक रेटिंग मिला है AA स्टेबल, AA+ स्टेबल, AA स्टेबल, ये दोनों ही टॉप रेटिंग है, इससे ऊपर रेटिंग नहीं होता। यानी कि जो इन्वेस्टर है उनको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप लोग खरीदिए, ये बॉन्ड जो है पैसा आपको वापस मिल जाएगा, एक तरह से इंडिकेशन मिल रहा है। तो क्राइसिल ये बॉन्ड का रेटिंग कराना कंपल्सरी होता है अगर बॉन्ड 15 मंथ से ज्यादा के लिए इशू करना है तो। ठीक है, तो म्युनिसिपल बॉन्ड बता दिया आप लोगों को। सर इससे कंपनी को भी तो फायदा है। हाँ कंपनी का भी फायदा है, अगर रेटिंग खराब होगा तो कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे अरे कंपनी तो खराब है, तो लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ज्यादा दो, तब हम रिस्क लेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर कंपनी का रेटिंग अच्छा हुआ तो कंपनी बोलेगी मेरा देखो इतना अच्छा रेटिंग है, हम कम इंटरेस्ट रेट देंगे, कंपनी को भी फायदा हो सकता है। अच्छा, ये जो है इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 10 लाख रुपए का है। अगर आपको खरीदना है बॉन्ड तो आप 10 लाख रुपया होना चाहिए, उसका मिनिमम, एक बॉन्ड का कीमत 10 लाख रुपया है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पार्टी होता है, वो पार्टी पूरा ही बॉन्ड खरीद लेता है। तो अहमदाबाद वाला जब खुला था तो गुजरात स्टेट फाइनेंस सर्विसेज है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड खुद ही खरीद लिया था, सूरत वाला का भी पूरा खरीद लिया था। तो वो हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग खरीदे, या लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये रिटेल नहीं होते, हम लोग जैसे नहीं होते, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बॉन्ड खरीदते हैं और बाद में वो किसी को बेच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और कि इसमें बैंकों को हम थोड़ा याद दिला रहे हैं, बैंकों को बोला गया कि अगर कोई कंपनी मार्च से लेकर के मई तक, ध्यान से सुनिएगा मेरा सिचुएशन, मार्च से लेकर मई तक अगर कोई कंपनी आपका लोन को वापस नहीं कर रही है तो आप उसका अकाउंट को एनपीए मत क्लासिफाई कीजिएगा। उसके बाद दिसंबर तक इस क्राइटेरिया को बढ़ाया गया, यानी दिसंबर तक अगर कोई कंपनी अगर लोन का पैसा नहीं चुकाती है तो आप उसको एनपीए मत क्लासिफाई कीजिएगा। तो हमको ये बताइए कि बैंकों का जो एनपीए है
वो एनपीए बढ़ा होगा इस बीच में या घटा होगा? सुजाता बोलिए। सर घटा होगा। अच्छा अनिमेश? सब पेन एंड पेपर पे तो घट गया, बट एक्चुअली में तो एनपीए तो हो ही रहा है। एक्चुअली छोड़िए, एक्चुअली छोड़िए। हाँ ममता? सर एनपीए घटा होगा। नेचुरली जब एनपीए को क्लासिफाई ही नहीं करना है, क्लासिफाई ही नहीं करना तो घटा होगा। लेकिन अब बाकी आंसर अनिमेश दे दिया। अंदर अंदर जो होगा ये एनपीए बिल्टअप हो रहे हैं। जिस दिन ये खुलेगा यानी खुला, उसके बाद से जो ये जो एक चीज को छुपा के रखे हुए थे, अब ये जो घाव होगा ये निकलेगा बाहर, और बाहर में निकलेगा तो ये बहुत बुरी तरह से ये एनपीए बढ़ने वाला है। उसी बात को ये उठाया है कि यहाँ पे कि ये जो रोलबैक है यानी कि मत ये करो, पहले तो मई तक किया, उसके बाद अगस्त तक, हम दिसंबर बोल दिए थे, हम गलत बोल दिए थे, उसको अगस्त तक उसको बढ़ा दिया। ठीक, तो उसके बाद जो होगा इसका अब एनपीए, उस बीच में तो एनपीए घटा 9.1 से 8.2 हो गया, उसी तरह से 7.5 हो गया। लेकिन ये बता रहा है कि अगर खाली इस तरह से कल छुपाएंगे तो अब आने वाला टाइम में एनपीए जो होगा अचानक से उभर करके सामने आएगा। अभी एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, लेकिन एसेट क्वालिटी अब खराब होगा। अच्छा ये बात बताइए कि एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आसान तो क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो किस बात को टारगेट करती है? हमको लगता है कि कुछ लोग चला के चला गया है। अच्छा सर आपका साउंड मेरे में बीच बीच में रुक जा रहा है। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं मेरा शायद माइक का प्रॉब्लम है। सर मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा सर आपका। क्या 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 सुना? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरा बात तो सुनाई पड़ रहा है ना? सुना? अच्छा आवाज भी कट रहा होगा, इसीलिए लगता है ये लोग शांत है। अच्छा ठीक है, किससे पूछे थे? मीरा। मीरा बताइए। सर इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, अब मीरा से नहीं पूछेंगे कि इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? अनिमेश बोलिए। सर 4 + 2 - 2। 4 + 2 - 2, दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अब अनिमेश से नहीं पूछेंगे। अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो टारगेटिंग है ये कब तक चलेगा? ये 4 वाला टारगेटिंग कब तक चलेगा? ममता बोलिए। गवर्नमेंट जब तक नेक्स्ट ना डिसाइड करके बोले। गलत है। अनिमेश। नहीं पता सर। किसी को पता है? अच्छा हम बता रहे हैं, ये जो है 5 years 5 इयर्स कब खत्म हो रहा है? वो नहीं पता। अच्छा ये जो है ये 21 मतलब 31 मार्च को खत्म हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट नया मैंडेट देगी। आरबीआई एक पेपर निकाली है, उस पेपर में बोल रही है कि 4 ± 2 इज गुड रेंज
और इसको चेंज न किया जाए, नहीं तो अगर इसको चेंज किया जाएगा तो या तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा मार्केट में या फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा। तो इट इज गुड और इसको कंटिन्यू किया जाए। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में डिजिटल पेमेंट अच्छे हो रहे हैं, उनका बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके लिए कोई इंडेक्स नहीं है। तो जैसे सेंसेक्स, कंपनियां कमा रही हैं नहीं कमा रही हैं, कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए इंडेक्स है। तो कई सारे इंडेक्स होते हैं। इवन हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है तो इंडेक्स है। तो आरबीआई जो है हमारा डिजिटल पेमेंट का क्या हालत है उसके लिए एक इंडेक्स लॉन्च की है, दैट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो अब जो है अगर आप नंबर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसमें जो है मार्च 19 में जो इंडेक्स है और मार्च 20 में जो इंडेक्स का नंबर है वो आ रहा है, मार्च 19 में आ रहा है 153 और 20 में आ रहा है 207.84, यानी कि एक साल के अंदर में डिजिटल पेमेंट बढ़े हैं। तो इंडेक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस बेसिस पर, कितने पेमेंट इनेबलर्स हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डिमांड साइड फैक्टर क्या है, सप्लाई साइड फैक्टर क्या है, पेमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, कंज्यूमर सेंट्रिटी है, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये मिला जुला करके ये बनाया गया है ये इंडेक्स, जिससे पता चलेगा कि इंडिया में ये। हाँ निमेश। सर ये कंज्यूमर सेंट्रिसिटी क्या है? कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का मतलब है कि कंज्यूमर को कितना एड्रेस कर रहा है, कंज्यूमर की डिमांड को, कंज्यूमर सेंट्रिक है कि नहीं है। अच्छा, तो ये जो है इसको मिला जुला करके एक बना है इंडेक्स। अब इंडेक्स से पता चलेगा, कभी पता चल जाएगा कि हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट कम होना शुरू हो गया है, तो ये इंडेक्स से बताता रहेगा। अब एक न्यूज आया हुआ है जो आप लोग का मतलब जो हमारा डे टू डे काम का है, वो डे टू डे काम का है, ये है कि जो आरबीआई है, ये आरबीआई अब अगर 50,000 से ज्यादा का चेक आप किसी को अगर इशू करेंगे तो यूं ही नहीं क्लियर होगा, मतलब आप इशू कर दिए और क्लियर हो गया, नहीं, आपको साथ ही साथ ऐप में जाना पड़ेगा, ऐप में आपको चेक का नंबर डालना पड़ेगा, आपको पेई का नाम डालना पड़ेगा, तो ये डेटा आपको डालना पड़ेगा, या फिर आपको एसएमएस करना पड़ेगा, या कैसे भी बैंक को बताना पड़ेगा कि आप चेक इशू किए हैं, और तभी वो जो होगा चेक वो क्लियर होगा, नहीं तो चेक क्लियर नहीं होगा। ठीक, ये अभी ऑप्शनल है, बैंक्स इसको लागू कर भी सकते हैं, बैंक्स लागू नहीं भी कर सकते हैं, कस्टमर इसको अवेल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट धीरे धीरे करके कंपलसरी हो जाएगा और प्रोबेबली 5 लाख से ऊपर में ये कंपलसरी होगा। तो ये एक नया सिस्टम आया हुआ है। इसमें जो आप लोग को पढ़ने में एक चीज का प्रॉब्लम आ सकता है, दैट इज सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम। थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब आप चेक काटते थे और बैंक में आप किसी को देते थे और बैंक में ड्रॉप कर देता था, तो जिस बैंक में ड्रॉप होता था, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो बैंक का एजेंट उस चेक को लेकर के या पूरा चेक का बंडल लेकर के वो जाता था कहीं, तो क्लियरिंग हाउस, उस क्लियरिंग हाउस में चेक का मिलान होता था, मिलान होकर के सेटलमेंट होता था, कौन बैंक किसको पेमेंट करेगा, दैट इज फिजिकल सेटलमेंट। चेक जाता था और चेक जा करके सेटलमेंट होता था। तो ये सिस्टम जो है उसको आरबीआई जो है धीरे धीरे खत्म कर दी, और बहुत सारे बैंक जो है वो सीटीएस से जुड़ चुके हैं। सीटीएस से जुड़ चुके हैं कहने का मतलब है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम अब फिजिकली अब नहीं जाना पड़ता, अब ट्रंकेशन है। ट्रंकेशन का मतलब क्या है, काट दिया गया है। काट क्या दिया गया है, टाइम काट दिया गया है, प्रोसेस को काट दिया गया है। यानी बैंक जो होगा उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके क्लियरिंग हाउस में भेजेगा, और स्कैन करके और भी कुछ डेटा भेजेगा, स्कैन करने के अलावा और भी कुछ डेटा भेजेगा, जैसे उसमें MICR जो कोड होता है वो सब, वो जो होगा वो भेजेगा, और वो जो चेक होगा इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर हो जाएगा। चेक नहीं जाता, चेक के स्कैन कॉपी जाते हैं प्लस सम डेटा। तो सीटीएस चेक जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है उनके जो कलर होते हैं वो कलर आरबीआई जैसा बोलती है उस कलर कोडिंग में ही होते हैं। पहले जो पुराने चेक होते थे वो बड़े डार्क भी हो सकते थे, लेकिन ये देखिएगा आजकल जो चेक आते हैं सीटीएस चेक वो लाइट कलर के होते हैं। उसके जो फील्ड्स होते हैं, मतलब कहाँ क्या लिखा रहेगा, वो सारे के सारे बैंक का स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो इससे चेक को क्लियर करने में आसानी होता है। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जो अभी बोल रहे हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम? चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो ट्रंकेट का मतलब होता है कट करना। ये
पूरा का प्रोसेस को कट कर दिया है, यानी चेक जो होगा उसका ड्रॉप होने से लेकर के क्लियरेंस तक का प्रोसेस जो पहले फिजिकल था अब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, दैट इज ट्रंकेशन सिस्टम। तो सीटीएस सिस्टम में जो भी अभी चेक्स हैं जो जाएंगे उनमें अब डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, उसको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, इस सिस्टम को बोल रहे हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। ये सब याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पे सिस्टम। तो ये जो है 1 जनवरी से ये लागू हो गया है, जहां पर भी सीटीएस सिस्टम है। पढ़िएगा लास्ट आर्टिकल जो उसी से रिलेटेड है, जो हम एनपीए वाला बात बोल रहे थे। सरकार ये थोड़ा सा हालांकि टाइम है ना हमारे पास, कर सकते कवर। सरकार जो है वो आईबीसी का जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दी है। थोड़ा सा स्लो मोशन में ही बोल रहे हैं कि अगर कोई बैंक किसी को लोन दी हुई है और तो लोन दी हुई है और लोन वापस नहीं कर रहा, तो एनपीए में तो लिखेगी नहीं, एनपीए में लिखेगी नहीं। और साथ ही साथ जो आईबीसी था जिसमें कि एनसीएलटी में जा करके उसको रिजॉल्व करने का बात कर रहे थे, वो उसको गवर्नमेंट रोक दी। तो दिखाते हैं अभी, तो 25 मार्च से लेकर के शुरुआत में बोली कि 6 मंथ के लिए इसको आईबीसी काम नहीं करेगा, ठीक, सरकार ऐसा बोली। उसके बाद क्या बोली? उसके बाद बोली कि 25 दिसंबर तक आईबीसी काम नहीं करेगा, ठीक। और अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोली है कि अभी भी काम नहीं करेगा, यानी इसका मतलब है कि वो 31 मार्च तक आईबीसी नहीं काम करेगा, यानी कंप्लीट 1 साल तक आईबीसी काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा। कोई कंपनी अगर पैसा बैंक को नहीं वापस कर पा रही है तो बैंक जो उसे पैसा वसूली नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो एक तो है कोविड इम्पैक्ट है, ठीक है। कंपनियां एक मुद्दा उठता है कि कंपनियां जो है वो कंपनियां कोविड के दौरान में अगर बीमार हो गई हैं तो उनको इतना जल्दी उनको थोड़ा रिलीफ दे दो, तो रिलीफ दे दो तो उनको खड़ी हो जाएंगी तो आईबीसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट अब देखेंगे कि लॉकडाउन तो धीरे धीरे अक्टूबर का महीना से करीब करीब वो खुलने लगा था, और अभी तो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो पूरा का पूरा इकोनॉमी करीब करीब खुल गया है, खाली हम लोग बचे हुए हैं। तो वैसे हालत में राइटर मुद्दा उठा रहा है कि आईबीसी को इस तरह से रोक के रखना, यानी कि जो हेल्दी कंपनियां नहीं हैं उनको बचाना के जैसा है। और अगर ये कंपनियां बैंक को पैसा वापस नहीं करेंगी तो बैंक जो होंगे वो नई कंपनी को लोन नहीं दे पाएंगे, तो इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा बात बोल रहा है कि चलो बैंक का छोड़ भी दो, लेकिन बोल रहा है कि जो कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं, एक ध्यान से समझिएगा, जो कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं वो कंपनियां के मालिक भी तो आईबीसी यूज करते हैं कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, बैंक को लोन नहीं चुका पाएंगे तो हमको लिक्विडेट कर दो, ऐसा भी होता है। तो बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर उसके जो प्रमोटर्स हैं, ये प्रमोटर्स हैं, उनको जो रोक रहा है कि आप आईबीसी नहीं शुरू कर सकते हैं, इट इज बैड, क्योंकि उनके ऊपर लोन भी चढ़ रहा है, आईबीसी हो नहीं रहा है। दूसरी बात है कि उनका जो प्रॉपर्टी है जो पड़ा हुआ है, जो कंपनी नहीं चल रही है, प्रॉपर्टी का भी तो डिप्रेशिएशन हो रहा है, तो उसका वैल्यू जो आज का दिन में मिल सकता है, अब 31 मार्च तक उसको फिर रोक दिए, तो उसके बाद शुरू करेंगे तो उनका डिप्रेशिएशन भी हो जाएगा, जंग लग जाएंगे। तो ये जो है ये बार बार ये राइटर ऐसा बोल रहा है कि बार बार आईबीसी को एक्सटेंड करना इट इज नॉट गुड, ये इकोनॉमी के लिए ठीक बात नहीं है। तो बाकी पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए। एक और भी इससे मुद्दा उठाया है, वो भी हम बोल ही दे रहे हैं कि गवर्नमेंट बोली थी ना कि इकोनॉमी जो है वो गड्ढा में गया जरूर है, लेकिन देयर विल बी वी शेप रिकवरी।
तो अगर वी से रिकवरी होना है, ठीक है, गड्ढा में गया इकोनॉमी, सोचिए कि वो अगस्त सितंबर तक गया होगा, तो उसके बाद तो फट से रिकवर कर जाना चाहिए था। तो जब रिकवर अगर वी से रिकवरी है तो फिर आईबीसी क्यों? अगर रिकवरी है तो रिकवरी तो हो चुका है, तो फिर आप कंपनियों को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि कंपनियों को तो जैसे नीचे गई वैसे ऊपर चला आना था, तो फिर आप उसको क्यों बचा रहे हैं? अगर तो आपका खुद का जो क्लेम है कि देयर विल बी वी शेप रिकवरी, वो हुआ नहीं है। कंपनियां जो नीचे गई हुई हैं वो नीचे जा करके नीचे ही हैं। तो ये क्लेम के बारे में बात उठाया हुआ है। हाँ, कुछ और बोलना है किसी को? हाँ निमेश बोलिए। सर टेलीग्राम पे पूछे थे ना, बॉन्ड और शेयर में लायबिलिटी का डिफरेंस है बस। बॉन्ड और शेयर में आप वो जो बात कर रहे थे कुछ और बात किए थे जो रॉन्ग ही था। हम बता दे रहे दोनों में डिफरेंस, हम वो तो क्लास में बताए थे कि शेयर में क्या है कि शेयर में आप उसके प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार बन जाते हैं, और बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में आप उसके इंटरेस्ट के कल मालिक रहते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं रहता है। बस यही फर्क है। बोथ इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल ऑफ कंपनी। दोनों ही लाइबिलिटी, दोनों ही जो है ये लाइबिलिटी साइड में है, इट इज नॉट एसेट साइड। लाइबिलिटी और एसेट का कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लाइबिलिटी है। कैपिटल जो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर ड्रीम आईएएस, तो ड्रीम आईएएस इज ए कंपनी, हम नहीं है वो। हम अगर इसे पैसा लगाए हैं तो ड्रीम आईएएस का अकाउंट बनेगा, तो ड्रीम आईएएस का लायबिलिटी होगा। हम जो पैसा दे दैट इज लायबिलिटी कंपनी के ऊपर में। और अगर वो ड्रीम आईएएस कहीं से बॉन्ड उठाती है तो दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी। ओके सर। हाँ, लेकिन कैपिटल जो होता है, हम बोलना चाह रहे हैं कि कैपिटल लायबिलिटी होता है। तो जो हम लोग बोलते हैं टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, तो दैट इज ऑल लायबिलिटी साइड। हाँ हाँ, और किसी कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो फिर क्लोज करते हैं। बता ही दिए, शाम को आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बचा खुचा टॉपिक है, कुछ नेशनल का होगा, कुछ बिजनेस का होगा, कुछ लाइफ एंड साइंसेज का होगा, जो भी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। परसों टेस्ट है। क्लोज करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।